सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़रान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जाने पड़ते हैं। और सबसे पहले आपको बताएं कि PTI हुकूमत अपनी मौशी टीम में एक बार फिर तब्दीलियाँ ले आई। PTI के 3 साला दौर में 5 चेयरमैन FPR तब्दील हो चुके। डॉक्टर अशफाक अहमद को नया चेयरमैन FPR लगा दिया गया। उधर वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन से इख्तलाफात पर मुआवन ख़ुसूसी डॉक्टर वक़ार मसूद खान ने इस्तीफ़ा दे दिया है। इस्लामाबाद से वकास अजीम की रिपोर्ट इसी बारे में। PTI हुकूमत की मुआशी टीम में उखाड़ पिछाड़ जारी है। PTI के 3 साल दौर में 5 चेयरमैन FBR तब्दील हो गए। वज़ीर खजाना की तब्दीली के साथ मुआशी टीम भी तब्दील होती रही। 18 अगस्त 2018 को PTI इक़्तिदार में आई। 29 अगस्त 2018 को मोहम्मद जहांजेब को चेयरमैन FBR लगाया गया। वो 10 मई 2019 तक 8 माह के लिए इस ओहदे पर रहे। यूं बजट से पहले उन्हें रुखसत कर दिया गया। 10 मई 2019 को शब्बर जैदी को बड़े बड़े दावों के साथ चेयरमैन FBR लगाया गया, लेकिन वो अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद टैक्स इस्लाहात लाने में नाकाम रहे। 8 माह बाद 6 जनवरी 2020 को अचानक मुस्ताफी हो गए। शब्बर जैदी के बाद नौशीन जावेद अमजद आई, लेकिन ज्यादा देर तक ओहदे पर बरकरार न रह सकी और 6 जुलाई 2020 को उन्हें ओहदे से हटा दिया गया। जावेद गनी ने 7 जुलाई 2020 को बतौर चेयरमैन FBR चार्ज संभाला, लेकिन वो भी सिर्फ 9 माह ही ओहदे पर रहे और 9 अप्रैल 2021 को उन्हें भी तब्दील कर दिया गया। उनकी जगह आसिम अहमद को 9 अप्रैल 2021 को चेयरमैन FBR तैनात किया गया, लेकिन उन्हें 4.5 माह बाद ही फारिग कर दिया गया। अब डॉक्टर अशफाक अहमद PTI दौर के 6ठे चेयरमैन FBR हैं। देखना है वो कितना अरसा इस ओहदे पर बरकरार रहते हैं। दूसरी जानिब वज़ारत खजाना के 2 बड़ों में इख्तलाफात सामने आ गए। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर वक़ार मसूद ने इस्तीफा दे दिया। ज़राए का कहना है कि वक़ार मसूद IMF प्रोग्राम के तहत बिजली की कीमतों में इजाफा चाहते थे, लेकिन वज़ीर खजाना शौकत तरीन ने शराइत मानने से इनकार कर दिया था। वकास अजीम 24 न्यूज़ इस्लामाबाद। डॉलर की ऊंची उड़ान जारी है। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 77 पैसे महंगा हो गया। डॉलर 11 माह की बुलंद तरीन सतह 165 रुपये 20 पैसे की सतह पर जा पहुंचा है। ओपन मार्केट में 165 रुपये 70 पैसे का हो गया। फॉरेक्स एसोसिएशन के सदर मलिक बोस्तान का कहना है कि 1 जुलाई से अब तक इंटरबैंक में डॉलर 7 रुपये 66 पैसे महंगा हो चुका है। दरामदी बिल बढ़ने पर रुपये पर दबाव देखा जा रहा है। हुकूमत को गैर ज़रूरी दरामदात को रोकने के लिए इकदाम करना होंगे। डॉलर की ऊंची उड़ान जारी है। एक बार फिर से डॉलर की कीमत में 77 पैसे का इजाफा हुआ और 11 माह की बुलंद तरीन सतह 165 रुपये 20 पैसे तक जा पहुंचा है, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 165 रुपये 70 पैसे पर ट्रेड हो रहा है। इस सिलसिले में मलिक बोस्तान का कहना है कि 1 जुलाई से अब तक इंटरबैंक में डॉलर 7 रुपये 66 पैसे महंगा हो चुका है, जबकि दरामदी बिल बढ़ने पर रुपये पर दबाव देखा जा रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि वफाक हमें हमारा हक नहीं दे रहा। 3 सालों में कराची के लिए एक कतरा पानी का इजाफा नहीं किया। इरसा हमारे हक पर मुसलसल डाका डाल रहा है। PDM के जलसे को कराची में वेलकम करते हैं। बिलावल भुट्टो ने कराची में क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। जानते हैं कि हमारे पास कम वसाइल है, वफाक हमें अपना हक नहीं देते हैं, लेकिन हम अपना मेहनत से उसका मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा नीयत भी साफ़ है, हम जानते हैं कि हमारा मंजिल क्या है और हम अपना मेहनत से इन अवाम के मसाइल हल करना चाहते हैं। कराची के अवाम अब PTI को भी पहचान चुके हैं, MQM को भी पहचान चुके हैं। PDM का जलसा बिल्कुल यहाँ हो रहा है, हम उनको वेलकम करते हैं। आप मुझसे ये उम्मीद ना रखें कि तनकीद करें। खान साहब और MQM कोalition गवर्नमेंट में हैं। इन्होंने मिल के पिछले 3 सालों में इस शहर में ना एक ईंट लगाया है, ना एक कतरा पानी का इजाफा किया है, ना 1 मेगावाट बिजली का इजाफा किया है। मुस्लिम लीग नून के राना सनाउल्लाह ने दावा किया है कि जहांगीर तरीन ग्रुप से पीपल्स पार्टी से ज़्यादा हमारे राब्ते हैं। ग्रुप का बुज़दार के खिलाफ अदम एतमाद लाने का कोई इरादा नहीं। 24 न्यूज़ के प्रोग्राम दस्तक में गुफ्तगू के दौरान कहा कि पीपल्स पार्टी के पास अगर 22 मेंबरान मौजूद हैं तो हमारे साथ लिस्ट शेयर करें, हम अदम एतमाद ले आएंगे। जहांगीर तरीन साहब का तो अब देखें, अब आप बातें जो मर्जी करते रहें। उस ग्रुप के जो ग्रुप लीडर हैं वो मेरे ज़ाती दोस्त हैं। अगर उन्होंने आना हुआ तो सबसे पहले मेरा ख्याल हो सकता है कि पीपल्स पार्टी से पहले वो मेरे साथ बात करेंगे, लेकिन उनका कभी अब तक, मैं कल की बात नहीं करता, लेकिन अब तक उनका वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की हद तक आने का कोई इरादा नहीं है। तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हमारे पास अगर नंबर होगा तो हम लाएंगे। अगर पीपल्स पार्टी के पास नंबर है तो दिखाएं वो मुझे। हमारे वोट हाजिर हैं,
آپ جو ہے وہ اپنا نیکسٹ نمبر جو ہے وہ 20 یا 22 کا نمبر چاہیے، اگر ان کے پاس اویلیبل ہے تو وہ فرمائیں، ہم بالکل تیار ہیں، کیوں نہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس لائیں گے۔ اور افغان صورتحال کی بات کرتے ہیں۔ افغانستان کی زمین کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، اپنے لوگ نکال لیں، افغانیوں کو لے جانے کی اجازت نہیں۔ ترجمان افغان طالبان ذبیح اللہ مجاہد نے دو ٹوک اعلان کر دیا، کہا امریکہ سمیت تمام ممالک 31 اگست تک انخلا مکمل کر لیں، انخلا مکمل نہ ہونے کی صورت میں لاہ عمل کا اعلان کریں گے۔ کابل میں پریس کانفرنس میں ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا تھا کہ افغان عوام کے لیے کابل ایئرپورٹ کا راستہ مکمل طور پر بند ہے، لوگ افغانستان میں رہنے کو ترجیح دیں۔ پنجشیر کی صورتحال پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ امید ہے کہ یہ معاملہ جنگ کی بجائے بات چیت سے حل کر لیا جائے گا۔ چیئرمین سٹی نیوز نیٹ ورک سید افضل حسین نقوی کو نوشہرہ ورکا کے علاقے لیل ورکا میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ تدفین کے وقت ہر آنکھ اشک بار تھی۔ مرحوم کی نماز جنازہ ان کے آبائی علاقے لیل ورکا میں بھی ادا کی گئی۔ نماز جنازہ مولانا ارشد عابدی کی امامت میں ادا کی گئی۔ کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں۔ چیئرمین سٹی نیوز نیٹ ورک سید افضل حسین نقوی کو آہوں اور سسکیوں میں نوشہرہ ورکا کے علاقے لیل ورکا میں سپرد تراب کر دیا گیا۔ مرحوم کی نماز جنازہ آبائی علاقے لیل ورکا میں بھی ادا کی گئی۔ نماز جنازہ مولانا ارشد عابدی نے پڑھائی۔ اللہ اکبر۔ سید افضل حسین نقوی کی نماز جنازہ میں سابق لارڈ میئر لاہور کرنل ریٹائرڈ مبشر جاوید، سابق ڈپٹی میئر لاہور راؤ شہاب الدین، گروپ لیڈر ایپٹما گوہر اجاز اور معروف تاجر رہنما خالد انصاری سمیت اعلیٰ افسران اور سیاسی و سماجی شخصیات شریک ہوئیں۔ سید افضل حسین نقوی کی تدفین کے موقع پر دل مغموم اور ہر آنکھ اشک بار تھی۔ تدفین کے بعد مرحوم کی مغفرت کے لیے دعا کی گئی۔ سابق وزیر اعظم چودھری شجاعت حسین، اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی اور کمشنر گجرانوالہ ذوالفقار گھمن کی جانب سے پھولوں کی چادر چڑھائی گئی۔ چیئرمین سٹی نیوز نیٹ ورک سید افضل حسین نقوی ایک ہمہ جہت شخصیت تھے۔ صحافت کے ساتھ ساتھ تعلیم کے فروغ کے لیے بھی سرگرم عمل رہے اور فلاحی کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ چیئرمین سٹی نیوز نیٹ ورک سید افضل حسین نقوی ایک ہمہ جہت شخصیت جنہوں کی قیادت میں سٹی نیوز نیٹ ورک نے دن دگنی رات چگنی ترقی کی۔ سٹی نیوز نیٹ ورک نے 2008 میں سید افضل نقوی کی قیادت میں سفر کا آغاز کیا تھا۔ سید افضل حسین نقوی کے زیر سایہ سٹی 42، 24 نیوز، روہی، سٹی 41، UK 44 اور رواما سٹی 21 کی بنیاد رکھی گئی۔ ان کے چیئرمین شپ کے پورے عرصے میں ان کا رابطہ گراس روٹ لیول پر ٹاپ سے لے کے نیچے باٹم تک کے جو امپلائیز تھے ان کے ساتھ ایک شفیق باپ کی حیثیت سے ان کا کردار تھا، اور وہ فرسٹ نیم بیسس پر سب سے مخاطب ہوتے تھے۔ وہ ایک انسان کی حیثیت سے بھی ان کا حق بہت بڑا ہے، اور ایک پروفیشنل ادارے کے سربراہ کی حیثیت سے بھی ان کے جو اقدامات ہیں، جو ان کا کنٹریبیوشن ہے، اس کو ایک طویل عرصے تک یاد رکھا جائے گا۔ بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ ادارہ قائم رہے گا، اللہ اس کو قائم رکھے، ان کی یاد جو ہے وہ محو نہیں ہو سکتی ذہنوں سے۔ سید افضل حسین نقوی میدان صحافت خدمات سر انجام دینے کے ساتھ ساتھ تعلیم کے فروغ کے لیے بھی سرگرم رہے۔ میڈیا کو انسانیت کی خدمت کا ذریعہ بنایا انہوں نے، صحیح معنی سٹی نیوز نیٹ ورک کا جو کانسیپٹ تھا وہ بنیادی طور پر یہی تھا کہ پورے لاہور کو، پھر پورے پاکستان کو اور تمام علاقوں کو ساتھ لے کر ایک فیملی کی صورت میں چلا جائے اور ایک اپنائیت کا احساس ہو، انسانیت کی خدمت کی جائے۔ اور ہماری کوشش یہی ہوگی کہ اس انسانیت کو ہم اپنی طاقت بنائیں اور سید افضل نقوی صاحب کے نقشہ قدم پر چلتے ہوئے بڑے میں سمجھتا ہوں کہ پرعزم ہو کر ان کا جو نصب العین تھا اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ سید افضل حسین نقوی سماجی رہنما تھے اور ہمیشہ فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے افغانستان سے انخلا کی ڈیڈ لائن میں توسیع نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ بائیڈن انتظامیہ کے اہلکار کا کہنا ہے کہ افغانستان سے انخلا 31 اگست تک مکمل کر لیا جائے گا۔ واضح رہے کہ یہ کہا جا رہا تھا کہ G7 اجلاس میں یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ امریکہ وہاں پر اپنا سٹے بڑھا دے، لیکن امریکی صدر جو بائیڈن نے افغانستان سے انخلا کے ڈیڈ لائن میں اب توسیع نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ NCOC کے بڑے فیصلے۔ اسد عمر کا کہنا ہے کہ 31 اگست کے بعد اسکول ٹرانسپورٹرز بغیر ویکسین کام نہیں کر سکیں گے۔ 30 ستمبر کے بعد مکمل ویکسینیشن نہ ہونے پر فضائی سفر نہیں ہو سکے گا۔ 30 ستمبر کے بعد مکمل ویکسینیشن نہ کرنے والے پاکستان نہیں آ سکتے۔ ان کا کہنا ہے کہ 15 ستمبر کے بعد موٹر ویز پر سفر کے لیے کم از کم 1 ڈوز لازمی ہوگی۔ میٹرو بس اور ٹرین پر 15 ستمبر کے بعد ویکسین کی 1 ڈوز لگوانے والے سفر کر سکیں گے۔ میٹرو بس اور ٹرین پر 15 اکتوبر کے بعد ویکسین کی 2 ڈوز لگوانے والے ہی سفر کر سکیں گے۔ پاکستان آ سکتے ہیں بغیر ویکسینیشن کے 30 ستمبر سے۔
रेल के अंदर या बस के अंदर जो आप ट्रांसपोर्ट करते हैं, मेट्रोज हैं, इन सब के अंदर 15 सितंबर तक, चाहे आप इन ट्रांसपोर्ट के इदारों में ट्रेन, बस वगैरह के अंदर काम करते हैं या आपने उसके अंदर सफ़र करना है, 15 सितंबर तक आपको एक वैक्सीनेशन की डोज लगवाना लाजमी है। और अगर 15 अक्टूबर तक आपने दोनों डोज नहीं लगवाई हुई हैं तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। मोटरवेज और हाईवेज के ऊपर है, उसके ऊपर भी ये बंदिशें लगाई जाएंगी और 15 सितंबर के बाद पहली डोज और 15 अक्टूबर के बाद फुल डोज जो है मोटरवेज के ऊपर। कराची में भी HIV फैलने लगा। सेंट्रल और मलीर जेल में कैदियों की स्क्रीनिंग के दौरान 100 से ज़्यादा कैदियों में एड्स से मुतासिर होने का इंकशाफ हुआ है। तफसीलात के लिए किफ़ायत अली शाह की रिपोर्ट देखिए। फैलने लगी। शहर कायद में HIV के 6,768 केसेस रिपोर्ट हुए। सबसे ज्यादा जिला बस्ती में 2,725 केसेस रिपोर्ट हुए। महकमा सेहत सिंध के डायरेक्टर कम्युनिकेबल डिजीजेज डॉक्टर इरशाद काज़मी ने सिटी 21 से बातचीत के दौरान बड़ा इंकशाफ किया है। रजिस्टर्ड पेशेंट्स जो हैं वो 12,000 प्लस हैं। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ केसेस हैं HIV के और जिनकी ट्रीटमेंट हो रही है लाइक पूरे सिंध में। डॉक्टर इरशाद काज़मी ने बताया कि सेंट्रल जेल कराची और मलीर के कैदियों में एड्स के मरीजों की तस्दीक हुई, ताहम मुतासरा मरीजों का डेटा शेयर नहीं किया गया, मगर IG जेल खानाजात को खत लिख दिया गया। HIV की वो जब आज़ाद होते हैं तो उनके कॉन्टेक्ट डिटेल्स हमारे पास नहीं होते ताकि हम उनकी ट्रीटमेंट जारी रख सकें। वो जेल इंतज़ामिया हमारे पास साथ शेयर नहीं करती थी, जिसके लिए मैंने ख़त लिखा है जेल खाना जात के महकमे को कि रिलीज़ होने वाले कैदियों का डेटा के कॉन्टेक्ट डिटेल्स हैं वो हमारे साथ शेयर किए जा सकें ताकि उनकी ट्रीटमेंट कंप्लीट हो। अगर ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं होगी तो ये ज़्यादा ख़तरनाक है। HIV फैलाने की सबसे बड़ी वजह गैर महफूज इंतकाल खून है। हुक्काम महकमा सेहत सिंध के मुताबिक इस्तेमाल शुदा सिरिंज अताई डॉक्टर्स की भरमार भी एक बड़ी वजह है। पाकिस्तान में 800 मिलियन सालाना सिरिंजेस का इस्तेमाल होता है, जो कि दुनिया भर में सबसे ज़्यादा है। एक माह की सरतोड़ कोशिशें रायगा जाने लगीं। कराची के साहिल पर फंसा जहाज़ चलने में कामयाब तो हुआ, लेकिन 900 मीटर फासला तय करने के बाद फिर रुक गया। टग बोट से रस्सा टूटने के बाद जहाज़ फिर साहिल पर आकर फंस गया। अयाज राना की रिपोर्ट देखिए। सी व्यू पर फंसे जहाज को वापस समंदर में धकेलना मुश्किल टास्क बन गया। एक माह की सरतोड़ कोशिशें रायगा जाने लगीं। आज हैंगटोंग 77 को 2 रोज की मुसलसल जद्दोजहद के बाद गहरे समंदर में पहुंचाने में थोड़ी कामयाबी हासिल हुई। ऑपरेशन में अयान शिप ब्रेकिंग कंपनी और सी मैक्स कंपनी ने भरपूर किरदार अदा किया। जहाज को जब क्रेन बोट के जरिए समंदर में 900 मीटर दूर तक पहुँचाया गया तो खूब खुशियाँ मनाई गयी। अयान शिप ब्रेकर के मालिक का कहना है, ये अपनी नौयत का अनोखा वाकया है कि हमने साहिल से जहाज को निकाला। हम पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हमने कोई ऐसा जहाज निकाला है जो कि सी व्यू के साहिल पे आके फंस गया था। हमारा ऑपरेशन यहाँ ख़त्म हो चुका और अल्हम्दुलिल्लाह हैंगटोंग अपनी मर्जी की तरफ, अपनी मंजिल की तरफ जो है रवां दवा है। ये खुशी थोड़ी ही देर में फीकी पड़ गई जब रस्सा टूटा और जहाज एक बार फिर सी व्यू पर आन खड़ा हुआ। शिपिंग एजेंट कैप्टन आसिम का कहना है, हम रस्से को जोड़कर दोबारा कोशिश करेंगे। समंदर में 2 दिन तक हाई टाइड्स हैं। अगर 2 दिन में ये ऑपरेशन कामयाब ना हुआ तो फिर 6 सितंबर तक समंदर में हाई टाइड का इंतजार करना पड़ेगा। इस बुलेटिन से इतना ही।